तो अपना सेक्शन नंबर 12(3) में सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके, इसके अंदर कौन सा सर्विस है उसका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, वो एक बार पढ़ते हैं। सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट। जो भी आर्किटेक्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा वो इसके अंदर कवर्ड है। ओके, मतलब वो लोग प्लान वगैरह बनाते हैं। समझो अपन नया जगह वगैरह बना रहे, बिल्डिंग बना रहा है कोई, तो बिल्डिंग का मतलब एकदम बड़ा सा प्लान रहता है। ओके, वो A1 साइज में रहता है, एकदम बड़ा साइज। वो तो आर्किटेक्ट जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो। उसके बाद इंटीरियर डेकोरेटर, अपन घर लेने के बाद जब इंटीरियर करते हैं तो उसके लिए हम लोग को एक प्रॉपर गाइडेंस लगता है, तो इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस रहता है। उसका सर्वेयर, मतलब कि जो सर्वे करता है, प्रॉपर्टी का सर्वे होता है, वैल्यूएशन होता है। फिर इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर का सर्विस रहता है। ओके, एंड अदर रिलेटेड एक्सपर्ट्स, मतलब वैल्यूएशन एक्सपर्ट हो गया। ओके, या तो अगर आप अपन समझो होम लोन ले रहे हैं, तो अपने प्रॉपर्टी का वैल्यू करने के लिए एक बंदा आता है, मालूम है? मॉर्गेज लोन लेते हैं तो भी वैल्यूएशन होता है, तो ये जो एक्सपर्ट है वो वैल्यूएशन वगैरह कर रहा है। और स्टेट एजेंट, ओके, जो भी रियल एस्टेट एजेंट्स है, ब्रोकर है, ओके, उसका भी सर्विस इसके अंदर ही कवर्ड। और एनी सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट्स टू यूज इमोबल प्रॉपर्टी। राइट टू यूज इमोबल प्रॉपर्टी मतलब कौन सा सर्विस का बात कर रहे होंगे लोग? हाँ, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी भी कवर्ड है। और फॉर कैरिंग आउट कोऑर्डिनेशन और कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब कि कंस्ट्रक्शन भी इसके अंदर ही कवर्ड। मतलब हम लोग इमोबल प्रॉपर्टी अगर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विस है वो भी, कंस्ट्रक्शन करने के लिए आर्किटेक्ट सर्विस वो भी, फिर सर्वे, वैल्यूएशन, ब्रोकर, तो एवरी काइंड ऑफ सर्विस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इमोबल प्रॉपर्टी आर कवर्ड। ओके, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इमोबल प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर नीचे एक अलग से पॉइंट है, बाय वे ऑफ लॉजिंग, अकोमोडेशन, बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, कैंप्स, whatever name called, इंक्लूडिंग हाउस बोट। देखो, मतलब इसमें होटल अकोमोडेशन भी कवर्ड है। क्या कवर्ड है इसमें? होटल अकोमोडेशन भी कवर्ड। याद है हम लोग 9(5) पढ़ा था एक, 9(5) में एक होटल अकोमोडेशन करके था, तो वो भी इसके अंदर ही कवर्ड। ठीक है, उसका इन, मतलब कि वैसे ही एक पूरा पैलेस जैसा रहता है, इसमें सब लोग रहते हैं। फिर गेस्ट हाउस तो मालूम, फिर होम स्टे, क्लब और कैंप साइट, मतलब फार्म हाउस वगैरह हो गया। और बाय वॉट एवर नेम कॉल, मतलब कि आप कुछ भी नाम बोल दो, विला बोलो या वॉट एवर। एंड इंक्लूडिंग हाउस बोट। हाउस बोट मतलब कि हम लोग ना वेसल में जाते किधर दूसरे जगह पे, तो वेसल में हम लोग ना रह के जाते, क्रूज मालूम है, क्रूज। ओके, समझो 10 दिन का आप लोग को जाने का प्रोग्राम, 10 दिन तक आप लोग ट्रैवल ही करने वाले। चलो ऐसा रहता है, दुबई तक जाता है क्रूज। तो क्रूज में बेसिकली क्या रहता है, हम लोग वहां पर हाउस बोट है, बोट है, उसमें लोग रह रहे हैं, तो उसका भी पीओएस हम लोग को इसके हिसाब से निकाल। ठीक है, और एनी अदर वेसल। उसका बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग मैरिज और रिसेप्शन और मैटर्स रिलेटेड देयर टू, ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, बिजनेस फंक्शन, इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइड इन रिलेशन टू सच फंक्शन एट सच प्रॉपर्टी। मतलब कि समझो किसी का शादी है, तो ठहरने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बाहर से रिलेटिव बुलाते हैं। मतलब ऐसा 2-3 दिन का प्रोग्राम रहेगा तो उधर ही ठहरते हो लोग, तो वो प्रोग्राम के लिए अगर आप लोग ठहर रहे हो तो भी इसमें ही कवर्ड। ठीक है, एंड एंसिलरी सर्विस, मतलब कि उससे रिलेटेड कुछ भी सर्विस रहेगा। समझ में इसके अंदर क्या क्या कवर हो रहा है? तो ब्रॉडली आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर, वैल्यूएशन, कंस्ट्रक्शन, रेंटिंग, ये सब कुछ कवर हो। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सेज अगर सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो जो स्टेट में वो प्रॉपर्टी लोकेटेड, उस स्टेट को फायदा मिलना चाहिए। देखो, समझो कि महाराष्ट्र का सप्लायर है, आर्किटेक्ट समझो महाराष्ट्र का है, और घर लिया है महाराष्ट्र वाले नहीं,
लेकिन घर किधर लिया है? गुजरात। देखो, घर का जो इंटीरियर डेकोरेशन है ना, वो कौन करने वाला है? महाराष्ट्र का सप्लायर। और रिसिपेंट कौन है? ओके, वो भी महाराष्ट्र का ही है। लेकिन घर किधर लिया जा रहा है? गुजरात। तो गवर्नमेंट से इसका फायदा गुजरात गवर्नमेंट को होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी उधर है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है रिसिपेंट किधर का भी हो, उससे हमको कोई लेना देना है ही नहीं। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डायरेक्टली लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर रहा, तो फिर तो इंडिया वाले को जीएसटी नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को। तो इंडियन गवर्नमेंट बोलता है कि जब तक प्रॉपर्टी इंडिया में, ओके, जब तक प्रॉपर्टी इज इन इंडिया, तो हम लोग पीओएस किसको मानेंगे? लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। और जैसे ही प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर चले जाएगा, प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया। देखो, अभी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है? देखो, दो ऑप्शन है। अगर टैक्स लगाने का है ना, तो दो ऑप्शन है। पहला सप्लायर या तो रिसीवर। ओके, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब पहला फोकस किधर रहेगा हमेशा? रिसिपेंट के ऊपर। अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट किसको पकड़ेगा? सप्लायर। तो यहाँ पर इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो फिर रिसिपेंट तो आइडेंटिफाइबल रहेगा। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज प्लेस ऑफ। मैं सॉल्व एग्जांपल देता हूँ। समझो कि यूएस का एक पर्सन है। ओके, यूएस का एक रिसिपिएंट है। ओके, उसने नाला सोपारा में प्रॉपर्टी। महाराष्ट्र। ओके, तो नाला सोपारा में प्रॉपर्टी ली। बोलो, व्हाट इज द प्लेस ऑफ? और प्रॉपर्टी लिया तो इसका इंटर डेकोरेशन महाराष्ट्र वाले से करवाया। ओके, इंटर डेकोरेशन महाराष्ट्र वाले से करवाया। चलो बोलो। ये भी डिफाइन महाराष्ट्र ये सेक्शन में ही नहीं है। क्योंकि 12 में दोनों इंडिया में होना चाहिए। सेक्शन नंबर 12 में दोनों जन किधर होना चाहिए? इंडिया के अंदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पर एक ही जन इंडिया में। कौन? सप्लाई। अच्छा, ऊपर ओके, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया की हाँ बात है, प्रॉपर। डिपेंड नहीं। हाँ, रिसिपेंट तो इंडिया का होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? यस। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर दोनों जन इंडिया के अंदर रहेगा, ओके, तो ही सेक्शन नंबर 12 लगने वाला। दोनों में से अगर एक जन इंडिया के बाहर हो गया, तो कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन नंबर 13 लगेगा। आ रहा पॉइंट समझ में? तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 12 इज नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 13 इज। अभी सेक्शन नंबर 12 का एक एग्जाम्पल देता हूँ। समझो, सप्लायर महाराष्ट्र का, ओके, रिसिपेंट गुजरात का है। ओके, रजिस्टर इसने प्रॉपर्टी लिया है राजस्थान में। उसके रिलेटेड वो इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। ओके, व्हाट इज द प्लेस ऑफ? राजस्थान। देखो, सिंपल है। यहाँ पर रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। ओके, हम लोग को सिंपल क्या चेक करना है? प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है, तो प्रॉपर्टी कहाँ पर? यहाँ तक समझ में आया? अगर समझो कि ये प्रॉपर्टी राजस्थान के बजाय समझो दुबई में रहता, सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ? गुजरात। गुजरात। क्योंकि रिसिपेंट का लोकेशन विल बी यूएस। अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, तो क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। आई पॉइंट समझ क्लियर है? हाँ। तो 12 2 12 3 दोनों हो गया। एक बार दोनों वापस से कर। 12 जनरल प्रोविजन, रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड को दिया तो एड्रेस इधर का। ओके, एड्रेस अगर अपने इधर का मतलब अवेलेबल है, तो फिर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं, तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लाई। 12 3 सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगर इंडिया के अंदर है, तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। और अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। तो दोनों देखो। हेलो।
सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4। ओके, सेक्शन नंबर 12 4। इसके अंदर सारे के सारे परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है। ओके, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस हो गया, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 12 4 में कौन सा सर्विस है, इधर हम लोग पढ़ेंगे। रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस, मतलब अपन अगर होटल में खाने के लिए जाते हैं ना, वो 12 4 में कवर्ड है। लेकिन अगर हम लोग रहने के लिए जाते हैं तो 12 3 में कवर्ड है। समझ में आ रहा है क्या भाई? अगर हम लोग रेस्टोरेंट मतलब खाने जा रहे हैं तो 12 4, लेकिन अगर रहने जा रहे हैं तो फिर 12 3। और रहने के साथ साथ अगर खाना मिलेगा तो 12 3, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा वो अकोमोडेशन। समझ में आ रहा है? तो रेस्टोरेंट सर्विस इसके अंदर कवर्ड है। केटरिंग सर्विस मतलब शादी वगैरह में जो केटरर होते हैं तो वो सर्विस कवर्ड है। उसका पर्सनल ग्रूमिंग मतलब हेयर कट वगैरह, फिर फिटनेस जिम का सर्विस, फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस मतलब जो फेशियल वगैरह हो गया, हेल्थ सर्विस मतलब सर्जरी वगैरह, एंड लास्ट यहाँ पर लिखा है कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। मतलब वो फेस पूरा चेंज करते हैं, सब प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, तो वो सब कवर्ड है। मतलब ये सब सर्विसेज का जो स्पेशलिटी है ना, वो क्या है, ये सब सर्विसेज करने के लिए या फिर लेने के लिए हम लोग को फिजिकली अवेलेबल होना पड़ेगा। अभी जोमेटो से मिलता है खाना, वो अलग बात। ओके, लेकिन हम लोग को रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है नॉर्मली। ओके, उसके बाद केटरिंग मतलब खाने के लिए उधर जाना पड़ेगा। फिर पर्सनल ग्रूमिंग, हेयर कट वगैरह, फिटनेस। देखो, अगर ऑनलाइन जिम हो रहा है, मतलब कि वो ऑनलाइन ट्रेनर है, वो बोल रहा है कि इस तरीके से करो, तो वो सब ट्रेनिंग सर्विस में जाए। ओके, ट्रेनिंग का अलग से नहीं। फिर फिटनेस है, फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिर पिंपल्स निकालने का सर्विस, हेल्थ सर्विस कुछ सर्जरी वगैरह हो गई। ओके, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। समझ में आ रहा है? अभी इन सब का पीओएस क्या रहेगा? गवर्नमेंट बोलता है कि यहाँ पर ना, पहली बात तो इन सभी चीजों का आईटीसी नहीं मिलता। थोड़ा लॉजिक से हम लोग बात, अगर थोड़ा सा याद रहेगा इंटर में, ओके, एफओबी एचसीएल स्क्वायर करके था। फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटरव्हीकल, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, इन सब का आईटीसी नहीं मिलता। तो अभी उन सब में और इसमें ना बहुत कुछ कॉमन। ओके, 90% कॉमन है सब कुछ। मतलब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, ये सर्विसेज को हम लोग अगर रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, ऐसा बाइफरकेट भी अगर कर लेंगे ना हम लोग, तो भी उसको आईटीसी मिलने वाला है क्या? नहीं। तो फिर रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, ऐसा बाइफरकेशन करेंगे ही नहीं। फिर हम लोग डायरेक्टली एक ही रखते हैं ना। देखो, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड ऐसा कब करना चाहिए? जब उसको आईटीसी मिलने वाला। लेकिन उसको अगर आईटीसी मिलने ही नहीं वाला है, तो फिर हम लोग एक ही बोल देंगे डायरेक्टली। समझ में आने के बाद तो फिर क्या बोलते थे, प्लेस वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। तो रेस्टोरेंट के केस में कभी आईजीएसटी आ ही नहीं सकता। देखो, रेस्टोरेंट मतलब जिधर रेस्टोरेंट है दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लाई, और प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, वेयर इट इज एक्चुअली परफॉर्म। अब परफॉर्म किधर होता है? जहां पे रेस्टोरेंट है। मतलब एलओएस और पीओएस हमेशा क्या हो जाएगा इसका? सेम हो जाएगा। तो रेस्टोरेंट विल ऑलवेज चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी, कभी आईजीएसटी आएगा ही नहीं उसका। देखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब रेस्टोरेंट का लोकेशन। तो रेस्टोरेंट समझो महाराष्ट्र में। अभी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस तो उधर से ही हो रहा है जिधर वो रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट के केस में इट विल ऑलवेज बी सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन बाकी में आईजीएसटी आ सकता है। ओके, जैसे पर्सनल ग्रूमिंग का बात करें, मान के चलो कि महाराष्ट्र में ब्यूटिशियन है, कि राजस्थान से कोई एक्ट्रेस आई, ओके, महाराष्ट्र में, और यहाँ पर समझो मेकअप वगैरह करवा के, तो इस बार क्या आएगा बोलो, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब इस बार टैक्स कौन सा आएगा, पीओएस कौन सा आएगा? सर्विस परफॉर्म तो महाराष्ट्र सप्लायर महाराष्ट्र, परफॉर्म किधर हुआ? महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी है। लेकिन अगर ये महाराष्ट्र की ब्यूटिशियन राजस्थान गई होती, ओके, महाराष्ट्र की ब्यूटिशियन राजस्थान गई होती, तो एलओएस क्या हो जाता? महाराष्ट्र। और पीओएस जहां पर परफॉर्म किया, दैट इज राजस्थान।
तो आईजीएसटी आ सकता है इस केस में, लेकिन रेस्टोरेंट में कभी आईजीएसटी आ नहीं सकता है। आया के समझ, लॉजिक क्लियर है, क्योंकि इन सर्विस का आईटीसी नहीं मिलता। जिधर जिधर गवर्नमेंट को लगता है ना कि आईटीसी मिलने वाला है, ओके, उधर उधर गवर्नमेंट क्या करता है, बाइफरकेशन कर डालते हैं कि रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड। समझ में आ रहा है? इज इट वेरी? आपने तो बोला था रेस्टोरेंट का स्टे हुआ तो यहाँ पे कवर नहीं होगा ना। हाँ। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर एक सर्कुलर है, नीचे हम लोग पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में है। देखो, अगर समझो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर हम लोगों ने बैंक्वेट हॉल ओपन किया, मतलब जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कंपनीज है, ओके, उनका कुछ मीटिंग हो रहा है, उनका कुछ भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वॉटेवर, ओके, तो बैंक्वेट हॉल हो गया, कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, ओके, तो ये सब जो है ना, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर हो रहा है, तो फिर कौन सा टैक्स लगेगा और ये क्या माना जाएगा, वो हम लोग देख। समझो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसके अंदर एक हॉल बनाया है और वो हॉल भाड़े पर दे, किसको भाड़े पर दे रहा हो, एसईजेड की एंटिटीज को दे रहा है। बोलो क्या टैक्स आएगा? हाँ, तो यहाँ पर आईजीएसटी आएगा, ओके, नॉट सीजीएसटी एसजीएसटी, बिकॉज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर ऑलवेज इंटर स्टेट सप्लाई, फिर चाहे वो सेम स्टेट हो तो भी इंटर स्टेट है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए गवर्नमेंट ने बोला स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल, ओके, स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल। हाँ, समझ में। तो अपना 3 सेक्शंस हो, गूगल फोर पे नोट डाउन इधर शॉर्ट में कर लो। रेस्टोरेंट सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, वो सर्कुलर यहाँ पर नहीं है। जो पिछले चैप्टर है, सेक्शन नंबर 7 के नीचे लिखा चार्ज ऑफ जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी में लिखा है ऊपर, मतलब उधर है, अपन ने अभी डिस्कस किया। लोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, फिर एक बार तीनों सेक्शन रिवाइज करते हैं। 12 जनरल प्रोविजन, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे एड्रेस है कि नहीं, एड्रेस रहा तो एलओआर, एड्रेस नहीं रहेगा तो एलओएस। 12(3) सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर रहेगा तो लोकेशन ऑफ फिक्सिंग। 12(4) रेस्टोरेंट सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, हेल्थ सर्विस, ब्यूटी सर्विस, कॉस्मेटिक क्लासेस, जहां पर वो सर्विस क्या हो रहा है, परफॉर्म। नेक्स्ट इज 12(5), सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। तो अभी से ना हम लोग को 12(5) के बाद से हर सर्विस में ये चेक करने का कि क्या ये सर्विस बिजनेसमैन के लिए काम का है कि नहीं। क्या चेक करेंगे, ये बिजनेसमैन के लिए काम का है कि नहीं, अगर है तो रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अगर काम का नहीं तो एक ही रहे। अभी ट्रेनिंग सर्विसेज, ओके, समझो कोई रिलायंस जैसा बड़ा बड़ा कंपनी है, वो अपने मैनेजमेंट का ट्रेनिंग करवाते हो, ओके, एक्सेल का ट्रेनिंग हो गया या फिर कुछ मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो गया,
तो ये लोग ट्रेनिंग करवाते रहते। तो यहाँ पर ये जो सर्विस है ना, वो लोग बिजनेसमैन ले रहा है ये सर्विस, और ट्रेनिंग अपने ऐसा लोग भी जाके लेता है। क्योंकि हम लोग को समझो रिटर्न सीखने का है, जीएसटी रिटर्न, तो हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया। अगर हम लोग को सैप सीखने का है, ऑटोमेशन सीखने का है कुछ, तो हम लोग ट्रेनिंग सर्विस तो लेते ही। सो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब क्या? अभी जैसे इंडियन आइडल में जो जजेस आते हैं, ओके, मुंबई का टिकट देने को, ओके, तो मुंबई का टिकट अपने को मिलता है उधर, ठीक है। तो वो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब कि वो हम लोग का परफॉर्मेंस चेक करे, कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस को चेक किया जाए। अरे समझ, तो जो जज है ना, वो इंडियन आइडल को सर्विस दे, समझ में आ रहा है? जज है ना, वो इंडियन आइडल को सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है वो? परफॉर्मेंस अप्रेजल। किसका परफॉर्मेंस चेक चेक कर रहा है? कंटेस्टेंट का, रोडीज, स्प्लिट्स विला, तो ये सब में भी रहता है ना परफॉर्मेंस अप्रेजल, गाली दे के परफॉर्मेंस चेक, ठीक सुन बात आएगी। तो ये सब सर्विस का पीओएस क्या रहेगा देखो। अभी ये जो सर्विस है वो रजिस्टर्ड पर्सन तो ले रहा है, ओके, तो यहाँ पर बाइफर्केशन है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। और अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो क्या होना चाहिए? एड्रेस नहीं बोलना, क्योंकि एड्रेस ही बोलना रहता तो 12 हो गया पहले ही। एड्रेस को छोड़ के कुछ सोचो। हाँ, जहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल तुम लोग अलग अलग स्टेट से आए, ओके, तुम लोग अलग अलग स्टेट से आए और ट्रेनिंग चालू फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, इन लोग का एड्रेस मटेरियल नहीं है, इन लोग का एड्रेस के हिसाब से नहीं जाएंगे। ओके, हम लोग कैसे देखेंगे ट्रेनिंग किधर परफॉर्म हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर लोकेशन वेयर ट्रेनिंग इज हेल्ड, लोकेशन वेयर ट्रेनिंग इज परफॉर्म, आ रहा है समझ? तो रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे ट्रेनिंग किधर भी हो, ओके। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो क्या चेक करेंगे? हाँ, अनरजिस्टर्ड को क्या चेक करना है? डायरेक्टली जहां पर ट्रेनिंग हो रहा है दैट इज द पीओएस। क्लियर है क्या? आया समझ? कुछ एग्जांपल्स है। समझो ट्रेनर महाराष्ट्र का है, ठीक है। One first day side effect, right? अभी अभी नहीं जुड़ गया। मैं okay बोला होते महाराष्ट्र का ट्रेनर है, ओके, राजस्थान के रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है और ट्रेनिंग केरला में। तो महाराष्ट्र का ट्रेनर राजस्थान के अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं और ट्रेनिंग केरला में। फर्स्ट में राजस्थान, सेकंड में फर्स्ट वाले में क्या रहेगा पीओएस? राजस्थान। राजस्थान, क्योंकि रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, हम्म, और अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पर ट्रेनिंग केरला। परफॉर्म। केरला। ये रहा। तो अपना 12-5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार वापस से 12-2 से लेकर 12-5 तक। 12-2 जनरल प्रोविजन, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एड्रेस रहेगा तो एलओआर, एड्रेस नहीं रहा तो एलओएस। 12-3 सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर रहा तो लोकेशन ऑफ। 12-4 रेस्टोरेंट परफॉर्मेंस सर्विसेज, लोग जहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। 12-5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहाँ पर ट्रेनिंग। 12-6 एडमिशन टू इवेंट, 12-6 एडमिशन टू इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। प्लेस ऑफ इवेंट अमेजन करते तो यहाँ पर अभी एकदम सिंपल है। पहली बात तो ये बिजनेस के लिए कुछ काम का है कि नहीं, वो सोचिए कुछ काम का है। ओके, तो यहाँ पर एकदम सिंपल एक ही पीओएस रहेगा, ओके, दैट इज लोकेशन ऑफ इवेंट, ओके, लोकेशन ऑफ इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क।
ओके, लोकेशन ऑफ इवेंट और अम्यूजमेंट सोना में। तो यहाँ पर ना एडमिशन टू इवेंट में हम लोग किसका बात कर रहे हैं, हम लोग एंट्री फीस का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? एंट्री फीस का बात कर, मतलब अभी समझो इमेजी का, तो इमेजी का अपने को एंट्री का जो चार्ज करता है, ओके, उसमें जो जीएसटी लगेगा ना, उसके लिए वो क्या पीओएस लेगा वो हम लोग देख रहे हैं। तो जहां पर उसका पार्क लोकेटेड है, दैट इज द पीओएस आने पर। मतलब अगर समझो रिलायंस गुजरात के एम्प्लॉइज महाराष्ट्र में आए अम्यूजमेंट पार्क, ओके, रिलायंस कौन सा? गुजरात के एम्प्लॉइज किधर आ रहे हैं? महाराष्ट्र। व्हाट विल बी पीओएस? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, क्योंकि पार्क इधर लोकेटेड है, आ रहा है क्या 500? तो रिलायंस गुजरात को आईटीसी नहीं मिलेगी। मिशन टू इवेंट लिखा है आगे। अभी लेट्स से सेम केस रिलायंस में गुजरात रिलायंस गुजरात से एम्प्लॉइज मुंबई में आ रहा है फॉर अटेंडिंग कोई कोल का ये है मतलब इवेंट है हाँ, हाँ। कि वहाँ सीखने के लिए कुछ तो नहीं, वो सीखने के लिए कि इवेंट के लिए, वो इम्पोर्टेंट। हम लोग का जो पेमेंट है ना, ओके, वो सीखने के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो ट्रेनिंग में आए। हाँ, अगर हम लोग वो इवेंट देखने के लिए जा रहे हैं, सीखने वाले नहीं बस देखने के लिए जा रहे हैं, तो फिर इधर आएंगे और समझा लें। मतलब डिपेंड करेगा, केस टू केस रहेगा। क्लियर मतलब इसको लिखो तो इसका कोड लिखो है ना। तो इसके पहले 12 ट्वेल्व टू से लेकर के 12 6 तक का ना एक कोड है, गिरता जनरल प्रोविजन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, रेंट अपना रेस्टोरेंट, ट्रेनिंग एंड एडमिशन टू इवेंट। ये तो 6 सेक्शन ऐसा होता है इनका। ये बस फोर हो गया था, फोर लिखा था। हाँ। टाइम वाले को कॉल वो ब्लॉक कर दिया यहाँ पर तो बारिश का तो आया भी नहीं 2 दिन वर्क फ्रॉम होम वो फर्स्ट वाले थे वो अंकल तो अभी भी गाँव में ही है सेकंड वाले का है ये अपडेट लेते हैं मेरे को बोल भाई वैसे भी छुट्टी भाई कितना का 735990 कितने अप्रूव किए थे 30937 वो लगा ये बोल भाई एक्सटेंशन वाला है एक्सटेंशन लग जाएगी मैं हाँ मुझे तो ब्लॉक तो दिए हुए ऐसा लग रहा है एक रिंग बजती भी आ रहा है मानव ना मतलब फोन लगे છે તારા જ બ્લોગ લાગે છે ભાઈ तो कर नहीं भाई अपना प्रॉब्लम से तो कैंसिल भाई बस यार ऐसे चलो। हाँ, जरा ऊपर चाय के लिए आओ सामने से पूरा इधर पूछ लेता हूँ कौन और रील्स नहीं है ना भाई ये फिर रील्स क्या होगा ना नौकरी का नाम क्या है परफॉर्मेंस क्या हो गया। नहीं है 2 दिन से पूरे 1 महीने से गया हूँ इतना लिख लेता ना हो गया ना भाई नहीं और बाकी खाली एक ही लोकेशन में ट्रेनिंग इज कंफर्म नहीं तो भाई 1 महीने बाद थोड़ा टेस्ट पेपर दिया हमने, सबने लिखा। हाँ अरे
बस मेरा हाथ में बड़ा हो गया स्कैन हुआ हमेशा भाषा में उनके आगे मतलब हाँ आने का बहुत सुंदर था वो बट अगर मैंने रोज फॉर्म का 4-5 दिन खबर रुपए तो वो शेयर में इंस्टा का मारा था मैं उस पे हर बार आएगा कि नहीं हाँ रैंडम होता है इनका आईडी रोज फॉर्म का उसका रिजल्ट भी तुरंत में आता है तो 2 हफ्ते बाद आएगा उसका भी फीलिंग देख गए इसके खांसी होती है उसको भी फीलिंग इस बार अभी कोई इंसान रेस्टोरेंट है मैं खुद से मेरा तो वर्ड स्किल दे देता हूँ आईटी में मैं खुद ही करवा पैसे की गई भाई मैं पार्टी से चांस डिस्कस करके भी। चार्टी कोर्स वाला एग्जाम में हाँ तुम लोग कर रहे थे ना आईटी उसमें क्या हुआ? फेल हुआ था कौन करना पड़ेगा डिस्कस करके भी फेल ओपन डिस्कशन था वो मैडम ने बोला था ठीक है जो बात करना है सब खाने लिया था। नहीं डोंट लेकिन अभी कोई भी बोलते हैं ऐसा कड़ा भी पहना बोलते हैं वो भी मस्त पहनो हाँ हम लोग को तो बोला किससे भी बात करके कुछ भी करो कुछ अलग वो फर्स्ट बेंच वाला और लास्ट बेंच वाले को आंसर बना है एकदम फ्री वो बैठी है ऐसे तो भी तुम भी फेल हुआ हमारे बॉल। कोई बताइए हाँ यार। विद्यार्थी जो लेवल है। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 12(7). सेक्शन नंबर 12(7). इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। सेक्शन नंबर 12(7). इवेंट मैनेजमेंट सर्विस मतलब इवेंट ऑर्गेनाइजर जो रहता है ना जिसको हम लोग ने बोला है कि पूरा इवेंट आपको ही ऑर्गेनाइज करना है ओके गेस्ट को लेके आना फिर स्टेज डेकोरेशन ओके फिर म्यूजिक केटरिंग मतलब सब कुछ मिला के अगर समझो हम लोगों ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिए तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग को 12(7) से निकाल दैट इज इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। अभी समझो एजीएम में ना खाना मिलता है आपको। कोई बड़ा बड़ा कंपनी का लिस्टेड कंपनीज का एजीएम में अगर अपन जाते हैं तो खाना मिलता है उधर प्रॉपर इवेंट हो बुफे लगता है खाने का ओके अपने को चाय पानी मिलेगा बिस्किट मिलेगा जगह पे पानी मिलेगा ओके तो वो सब होता है तो वो लोग भी इवेंट मैनेजमेंट सर्विस लेते हैं ठीक है। फिर समझो कि कोई कंपनी का बोर्ड मीटिंग है ओके समझो कि 10 डायरेक्टर है तो उन लोगों ने क्या किया है एक बंदे को हायर किया है बोला कि बाहर से भी कुछ लोग आने वाले हैं, तो उनको प्रॉपरली खाना पीना सर्व करो गेस्ट का पिक एंड ड्रॉप देखो ओके तो वो सब चीजों के लिए भी इवेंट मैनेजमेंट सर्विस हम लोग लेते हैं
तो इवेंट मैनेजमेंट सर्विस इज टेकन बाय रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड। तो यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई दो पार्ट में बाइफरकेटेड है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो अलग, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो अलग। रजिस्टर्ड को दिया तो यहाँ पर क्लियरली लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, रजिस्टर्ड। और अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो अभी हम लोग को क्या चेक करना है? अगर हम लोग समझो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दे रहे हम लोग किसको? अनरजिस्टर्ड। समझो कि किसी का शादी है, तो हम लोगों ने उसको इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दी। तो यहाँ पर हम लोग को चेक करना है कि इवेंट किधर हो रहा है। क्या चेक करना है हम लोग को? इवेंट किधर हो रहा है। इफ इवेंट इज इन इंडिया, ओके, इवेंट अगर इंडिया में हो रहा है तो जहां पर इवेंट हो रहा है उस स्टेट को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। समझ में आ रहा है अपन? तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ इवेंट इज प्लेस ऑफ। लेकिन अगर इवेंट इज आउटसाइड इंडिया, समझो कि डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा हो दुबई में, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। देखो वो वाला जो पार्ट है ना, वो 12(3) से मैच करता है। 12(3) क्या था? इमेल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो प्रॉपर्टी, यहाँ पर इवेंट इंडिया में रहेगा तो इवेंट, इवेंट बाहर रहेगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। पॉइंट समझ में आया? रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, फिर इवेंट किधर भी हो उससे अपने को फर्क नहीं पड़े। तो एक बार कुछ क्वेश्चन सब लोग यार, ABC and Company Maharashtra provided event management services to PQR राजस्थान में रजिस्टर्ड है उसको। और इवेंट किधर हुआ है? देखो, इवेंट महाराष्ट्र में हुआ है, और सेकंड इवेंट जो हुआ है नेपाल में हुआ दोनों में राजस्थान में। है। तो दोनों में पीओएस क्या रहेगा? राजस्थान, क्योंकि रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड। समझ में आ पाए? सेकंड, अगर अनरजिस्टर्ड रहेगा तो चेक करेंगे इवेंट किधर हो रहा है। इवेंट अगर महाराष्ट्र में हो रहा है तो महाराष्ट्र, और इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रिसीपिएंट दैट इज राजस्थान। पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? मैं वापस से बोलता हूँ। रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड रहा, ओके, किधर? यहाँ पर राजस्थान में रजिस्टर, तो फिर इवेंट किधर भी हो पीओएस विल बी राजस्थान। ठीक है। उसके बाद अगर ये अनरजिस्टर्ड रहा तो चेक क्या करने का? इवेंट कहाँ पे हो रहा है। अगर इवेंट इंडिया में हो रहा है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, और इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। इसको लिख लो। हैप्पी लगा हम्म, सेपरेट लैंग्वेज में हम्म, आपके पास कौन सा नंबर है? जी
बढ़िया तो को बोल रहा है सही लगा पढ़ा तो बोल रहा है सदा तो उसको मैं कोई बोल रहा हूँ मैं वही दिखाने का मुझे बोला आईआईटी का शायद से अक्टूबर का भी सुनो, वही तो बैठ सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन साथ में नहीं करना है तो 8 हम लोग को करना है। तो सेक्शन नंबर 12 8 इज गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब कि हम लोग अगर गुड्स को बेचते हैं किधर, हम लोग को ट्रांसपोर्टर का सर्विस लगने वाला है। तो ट्रांसपोर्टर जो अपने को सर्विस दे रहा है उसका हम लोग पीओएस इधर निकाल, फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर ऑफ गुड्स है, ओके, उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है रिसिपेंट को, तो ये गुड्स को भेजना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या लेगा, ट्रांसपोर्टर का सर्विस लेगा। ट्रांसपोर्टर जो हम लोग को सर्विस दे रहा है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट विल बी डिटरमाइंड एज पर 12 पीओएस। देखो, ये जो पर्सन है ना, ये रिसिपेंट को जो बेच रहा है ना वो गुड्स है, ओके, ये जो पर्सन है वो रिसिपेंट को जो बेच रहा है वो गुड्स है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हम लोग को दे रहा है सर्विस उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस। यहाँ पर दो सर्विस है, मतलब दो ट्रांजेक्शन, एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स है और दूसरा ट्रांसपोर्ट सर्विस है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को अभी टी के एंगल से निकलना है। सप्लायर टू रिसिपेंट का हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, कहाँ पे, गुड्स में, ओके, 10(1)(a) में टर्मिनेशन जहां पर हो रहा है दैट इज द पीओएस। तो 10(1)(a) अपना हो चुका है। अभी ट्रांसपोर्टर जो इसको सर्विस दे रहा है ना उसका पीओएस हम लोग निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या निकाल रहे हैं? Okay. तो ये सर्विस तो बिजनेसमैन यूज करता है जनरली। तो यहाँ पर सिंपल रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, और अनरजिस्टर्ड को दिया तो, ये इंपॉर्टेंट है, अनरजिस्टर्ड को दिया तो यहाँ पर बोलते हैं लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर। मतलब ट्रांसपोर्टर को जब हैंड ओवर दिया ना, भेजने वाले, ट्रांसपोर्टर ने हैंड ओवर दिया वो नहीं है। देखो ध्यान से, मैंने समझा महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर दिया, उसने गुजरात में डिलीवर दी, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र का हम लोग बात कर, समझ में आ रहा है? हम लोग को फर्स्ट पॉइंट पे हमेशा फोकस करना है। जैसे हम लोगों ने गुड्स ऑन बोर्ड लिखा लिखा था, N1E, उसके अंदर भी हम लोग क्या लिख रहे थे, जहां पर ऑन बोर्ड लिया, मतलब कि गवर्नमेंट इज ओनली इंटरेस्टेड इन फर्स्ट पॉइंट, ओके, डिलीवरी का लोकेशन से गवर्नमेंट को मतलब नहीं, ओरिजिन से मतलब। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है कि जहां पर क्या किया, हैंड ओवर किया, लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर। तो महाराष्ट्र में अगर मैंने हैंड ओवर दिया है ट्रांसपोर्टर, सो महाराष्ट्र विल बिकम पीओएस। पर ये कब देखना अपने को, जब रिसिपेंट कौन रहेगा, अनरजिस्टर्ड। देखो रजिस्टर्ड रहेगा तो रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि बिजनेस में यूज होने वाला तो आईटीसी तो लगेगा उसको, लेकिन अनरजिस्टर्ड को दिया तो क्या रहेगा, लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर। और यहाँ पर रिसिपेंट का मतलब क्या देखो, जो हम लोगों ने उधर भी पढ़ा था, पर्सन हु इज लायबल टू पे फ्रेट, ओके, वही रिसिपेंट। यस अभी इसको ना लेके हम लोग 4 केसेस अलग अलग बनाएंगे, 5 केसेस बनाएंगे। सर बट ये जो पर्सन रिसिपिएंट उसको जैसे तो एक ही ट्रांजेक्शन में अलग अलग होता है मतलब मैंने गुजरात भेजा और मैं रेसिपिएंट हूँ तो मेरे लिए महाराष्ट्र बन जाएगा और उस सामने वाले ने अगर पे किया तो गुजरात में, सामने वाला अगर अनरजिस्टर्ड रहेगा तो तो उसको महाराष्ट्र वाला, उसके लिए फिर गुजरात में महाराष्ट्र हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग अभी 5 केस को पढ़ेंगे इसमें आएगा। अगर अलग अलग केसेस में हम लोग देखेंगे कैसे कर। सुन, अभी ना आरसीएम का जो पॉइंट है ना, आरसीएम का पॉइंट उसके साथ हम लोग को लिंक करके पढ़ना है, क्योंकि आरसीएम के टाइम पे ना कुछ सिखाया था। आरसीएम के टाइम पे भी, और जब हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का कंपोजिट सप्लाई जब कर रहे थे ना, तभी भी हम लोगों ने कुछ कुछ डिस्कशन किया था। मतलब कि यहाँ पर हम लोग सप्लाई का चैप्टर यूज करेंगे, चार्ज का चैप्टर भी यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी यूज करेंगे, और ये वाला सेक्शन भी यूज करेंगे। ठीक है, अलग अलग केसेस है। केस नंबर 1, सप्लायर इज लायबल टू पे फ्रेट एंड रिकवर्स फ्रॉम बी। मतलब क्या हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टर ना, ट्रांसपोर्टर वो किसको चार्ज कर रहा है, हाँ, सप्लायर को चार्ज, और सप्लायर क्या करता है, वही अमाउंट किसको चार्ज करता है, बी को। देखो सप्लायर, ट्रांसपोर्टर जो है, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर ने सेलर को चार्ज किया, और सेलर किसको चार्ज कर रहा है आगे, बायर को। ओके, तो सेलर जब बायर को चार्ज करेगा ना तो वो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा। ओके, तो उसके ऊपर रेट कौन सा आएगा, गुड्स का रेट रहेगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखा एग्जाम्पल,
ए करके सेलर है, महाराष्ट्र का है, रजिस्टर्ड है, और वो जो गुड्स बेच रहा है उसके ऊपर रेट 18%। ओके, बी करके रिसिपिएंट है, वो रजिस्टर्ड है गुजरात। ओके, ए बी को क्या बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है। अब देखो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है ना, वो कौन किसको दे रहा है, ट्रांसपोर्टर किसको दे रहा है, ए को कि बी को, ए को दे रहा है, क्योंकि ए इज द लायबल टू पे फ्री। तो यहाँ पर जो टी है ना, यहाँ पर टी महाराष्ट्र का है, और ये एफसीएम का जीटी है, किसमें ये एफसीएम में, एफसीएम, और 12% में अज्यूम करो। ओके, तो अभी तुम लोग बताओ व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ये टी किसको सर्विस दे रहा है पहले ऊपर, टी ए को सर्विस दे रहा है। व्हाट इज द पीओएस, दोनों रजिस्टर्ड है तो इधर रजिस्टर्ड पर्सन ही रहेगा ना। फिर गुजरात नहीं, गुजरात नहीं, गुजरात नहीं, ए और बी के महाराष्ट्र, क्योंकि ए इज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, करेक्ट। यहाँ पर महाराष्ट्र इज पीओएस, क्लियर। अगर महाराष्ट्र पीओएस है तो ये क्या चार्ज करेगा, टैक्स, सीजीएसटी करेगा। तो समझो कि ये 5,000 रुपया चार्ज कर रहा है, 12% का रेट, तो 6% चार्ज करेगा। ओके, अभी ये जो ए है ना, ये क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए का गुड्स बेच रहा है, और 1 लाख रुपए के गुड्स में वो क्या ऐड करेगा, फ्रेट ऐड करेगा ना, 5,000 रुपए का। तो यहाँ पर 1 लाख प्लस 5,000, सो टोटल 1,05,000, और उसके ऊपर जीएसटी 18% से आएगा, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई। पॉइंट समझा के। केस नंबर 2, रिसिपिएंट इज द पर्सन लायबल टू पे फ्रेट। मतलब इस बार फ्रेट का पेमेंट कौन करने वाला, रिसिपिएंट, बी करेगा, बी। मतलब इस बार ए किया था फर्स्ट केस में, सेकंड केस में कौन करेगा, बी करेगा। तो सेम सप्लाई है, ओके, रिसिपिएंट भी सेम है, और टी करके जीटी है, ये किसको चार्ज करेगा इस बार, बी को। व्हाट इज द पीओएस, गुजरात एवरीवन, गुजरात गुजरात इज प्लेस ऑफ सप्लाई, क्यों, क्योंकि हाँ, रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस मिला है, और रजिस्टर्ड पर्सन गुजरात का है, तो गुजरात इज पीओएस। तो अभी यहाँ पर 5,000 रुपीज जो चार्ज करेगा, आईजीएसटी ओके, उसमें आईजीएसटी लगाएगा, क्योंकि एलओएस ट्रांसपोर्टर किधर का है, महाराष्ट्र का, और पीओएस क्या है, तो यहाँ पर आईजीएसटी चाहते हैं, क्लियर है पॉइंट। गुड्स तो उसका ही प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किसने किसको दिया वो देखना, बट एक का ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का सर्विस दे रहा है ना, वो एक को ही दे रहा है ना उसको सर्विस। नहीं, खाली इसमें हम लोग बी से कलेक्ट कर रहे थे, और उसमें बी डायरेक्टली पे कर बस इसीलिए बी सर्विस ले रहा है सामान। तो यहाँ पर 5,000 में क्या चार्ज करेगा वो, आईजीएसटी चार्ज करेगा 12%, ठीक है। अभी ए बी को कितना चार्ज करेगा, 1 लाख ही चार्ज करेगा, क्योंकि फ्रेट तो वो खुद ही भर रहा है, तो फिर चार्ज तो नहीं करेगा, समझ में आया। अगर समझो कि ए फ्रेट भर रहा होता फिर बी से रिकवर कर रहा होता तो अलग बात। तो फिर ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो रहा है, ए इज द पर्सन, मतलब ए डायरेक्टली क्या कर रहा है, 1 लाख रुपये चार्ज करेंगे, समझा। थर्ड केस, supplier is liable to pay freight and RCM GT, मतलब ए फ्रेट पे करेगा, ओके, लेकिन जीटी या आरसीएम वाला है। अगर जीटी या आरसीएम वाला है तो वो जीएसटी चार्ज करेगा कि नहीं करेगा, वो करेगा ही नहीं, वो कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा आरसीएम, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो यहाँ पर चेक कर दे, ए करके सप्लायर है, ओके, बी करके रिसिपिएंट है, ए बी को गुड्स बेच रहा है, ओके, टी सर्विस दे रहा है ए को। यहाँ पर पीओएस क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है तो महाराष्ट्र है, समझ में आ रहा है। अभी आरसीएम का जीटी है, तो 5,000 रुपया जब ये चार्ज करेगा तो साथ में जीएसटी कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि आरसीएम में है तो कौन जीएसटी भरने वाला है, ओके, ए बनेगा आरसीएम, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो यहाँ पर टी विल चार्ज ओनली रुपीज 5,000, क्लियर है सब लोग। अभी ए को क्या करना पड़ेगा, 5% जीएसटी आरसीएम में भरना पड़ेगा, तो यहाँ पर ए विल पे आरसीएम एट द रेट 2.5%, 2.5 भरेगा, 5 नहीं भरेगा, क्यों ऐसा, तो इस महाराष्ट्र पीओएस महाराष्ट्र, इज इट क्लियर। अभी ए आगे चार्ज करेगा 1 लाख प्लस 5,000, केस नंबर 4, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे फ्रेट और आरसीएम का केस, ओके, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे फ्रेट और कौन सा केस है, आरसीएम का केस, ठीक है। तो ए करके सेलर, बी करके रिसिपिएंट। अभी ना यहाँ पर थोड़ा चेंज है,
बी अनरजिस्टर्ड है, देखो उधर। बी को कंपल्सरी इसमें लेना पड़ेगा तो रजिस्टर नहीं, सुनो सुनो। पहली बात तो रिसिपेंट कौन है अपने सिचुएशन में, वो पहले ऐड। कौन है रिसिपेंट अपने केस में? रिसिपेंट तो केस 4 में, केस 4 में बी है, रिसिपेंट बी इज है, लायबल टू बी पे फ्रेड बी बोला है। ना, हाँ तो बी इज द रिसिपेंट, हाँ, वो समझ में आ गया। ओके, अभी बी अगर रिसिपेंट है अनरजिस्टर्ड, तो ये वैसा एग्जाम्प्ट हो जाएगा ये वाला, देखो तो ये ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों एग्जेम्प्ट हो जाएगा? क्योंकि अनरजिस्टर्ड हाँ, पर्सन क्योंकि स्पेसिफाइड जीटीए ने अगर अनस्पेसिफाइड रिसिपेंट को सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट था। याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफाइड जीटीए टू अनस्पेसिफाइड रिसिपेंट क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिसिपेंट है ना वो अनस्पेसिफाइड है, देयरफॉर दिस ट्रांजेक्शन विल बिकम एग्जेम्प्ट। समझ में आ रहा है क्या? जो हम लोगों ने पढ़ा था आरसीएम के चैप्टर में, अगर स्पेसिफाइड जीटीए ने स्पेसिफाइड रिसिपेंट को दिया तो रिसिपेंट भरेगा आरसीएम। लेकिन अगर जीटीए बोलता है कि मैं नहीं भरूंगा क्योंकि वो आरसीएम में, और सामने वाला बोलता है कि मैं भी नहीं भरूंगा क्योंकि मैं स्पेसिफाइड नहीं हूँ, तो दोनों जन अगर बोल रहे हैं कि मैं भी नहीं भरूंगा, मैं भी नहीं भरूंगा, तो इट वुड बी एक्सेप्ट। इधर अनस्पेसिफाइड कैसे होगा? क्योंकि अनरजिस्टर्ड है। अभी अज्यूम कर रहे हैं कि उसका फैक्ट्री नहीं है, हाँ अज्यूम कर रहे हैं कि ये मिस्टर बी है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, हाँ अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, मतलब कि हम लोग थोड़ा अजम्पशन ले रहे हैं। पॉइंट समझा? तो यहाँ पर जो टी है ना, ओके, ये इसको जो चार्ज करेगा खाली 5,000 चार्ज करेगा, ओके, और ये ट्रांजेक्शन एग्जाम हो जाएगा, और इसको पे भी नहीं कर, और 1 लाख रुपीज ये चार्ज कर, क्लियर? पीओएस निकालने का भी जरूरत नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि टैक्सी नहीं है तो फिर पीओएस निकालेंगे ही क्यों? समझ में आ रहा है? ये क्लियर? लास्ट केस, ये इंपॉर्टेंट, ये तुम लोग को आना चाहिए। देखो, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे फ्रेट, मतलब कौन फ्रेट भर रहा है? जी भर रहा है। ए महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड है और उसके प्रोडक्ट के ऊपर 18% है। बी अनरजिस्टर्ड है, ओके, गुजरात का है। ए ने बी को गुड्स बेचा। टी, टी का नेचर पढ़ो, टी का नेचर। एफसीएम जीटी एफसीएम का जीटी, कौन सा जीटी? एफसीएम का जीटी। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? अच्छा, पहली बार टैक्स आएगा कि नहीं होगा? आएगा 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 आएगा, आएगा आएगा ओके, टैक्स आएगा। व्हाट इज द पीओएस? महाराष्ट्र ही रहेगा क्योंकि अभी इधर से गुड्स चलेगा ना, रेसिपेंट लायबल टू पे फ्रेट, मतलब बी फ्रेट पे कर रहा है ना। बी फ्रेट पे कर रहा अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ से है, जहाँ पे हैंडओवर मिला, हाँ ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर किधर मिला? महाराष्ट्र महाराष्ट्र मिला, तो महाराष्ट्र विल बी पीओएस। पॉइंट समझ में आया? अच्छा बात देखो, ए ने टी को हैंडओवर किधर दिया रहेगा कुछ का? महाराष्ट्र में दिया रहेगा, तो यहाँ पर महाराष्ट्र विल बिकम पीओएस। क्यों हम लोगों ने हैंडओवर के एंगल से चेक किया? क्योंकि बी अनरजिस्टर्ड और बी लायबल टू पे। समझ में आया? तो यहाँ पर सर्विस बी को दिया जा रहा है, बट पीओएस इज महाराष्ट्र, और पीओएस महाराष्ट्र ये एचसीएम का है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा 320, और ये 1 लाख की चार्ज का आया क्या समझ में? आईटीसी वाले लॉजिक से सोचेंगे तो भी हो सकता है ऐसा ये 1 लाख ITC ये बी ने भर दिया ना फ्रेट, फिर से रजिस्टर्ड है तो बी नहीं फ्रेट भरा, बी ने भरा है फ्रेट। महाराष्ट्र मतलब ये समझाया क्या पॉइंट? मेरे ये पांचों के जैसे सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग को ओवरऑल मैक्रो पिक्चर मालूम होना चाहिए इसके बारे में। तो ये पांचों किसको लिख? पहले 8 कोई सबसेक्शन से हाँ, 12 सबसेक्शन नहीं है, केसेस केसेस भी नहीं है, ऐसे ही बना 12 खाली इतना ही है, सारे पता नहीं सकते 12 खाली इतना ही।
नेक्स्ट इधर से कर। एक बार रिवाइज करते सेक्शन नंबर 12 8 तक। 12 2 जनरल प्रोविजन। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे एड्रेस है कि नहीं। एड्रेस रहा तो LOR, एड्रेस नहीं रहा तो LOS। उसके बाद 12 3 सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर रहेगा तो लोकेशन ऑफ रेसिडेंट। 12 4 रेस्टोरेंट सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी जहां पर परफॉर्म किया। 12 5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पर परफॉर्म किया। ओके, 12 6 एडमिशन टू इवेंट जहां पर इवेंट हो रहा है या फिर पार्ट बुकिंग है। 12 7 इवेंट मैनेजमेंट, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे इवेंट किधर है। इवेंट अगर इंडिया में तो लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। 12 8 गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहाँ पे हमने उसको गुड्स हैंड ओवर किया। इट इज द केस, क्लियर है यहाँ पे? अभी 12 9 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। क्योंकि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि बस से अगर अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ओके, या तो फिर रेलवे से हम लोग जा रहे हैं या तो प्लेन से हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग तीनों केसेस में या फिर कोई भी केस में हम लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का POS निकालेंगे, ये सेक्शन। ओके, वही पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन भी लेता है। समझो कि ऑडिट पे जाना है तो प्लेन बुक किया, ओके, डायरेक्टर को मीटिंग के लिए जाना है तो ट्रेन बुक किया, वॉटेवर। तो यहाँ पर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को भी प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर इफ इट इज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, व्हाट विल बी POS? लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड को दिया तो क्या होना चाहिए? सोचो, स्टार्टिंग पॉइंट अपने को फोकस करना है, तो क्या रहेगा? यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो, सिंपल। पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन विल बी POS, क्लियर है? और अगर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन अपने को नहीं मालूम, मतलब कहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रहा है यही नहीं मालूम, ऐसा हो सकता है क्या? पहले सोचो, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ यही नहीं मालूम। मतलब वहाँ किधर और से प्लेन आ रहा है, देन इट इज इंटरमीडियरी सर्विस, तो ओरिजिनली कहाँ से स्टार्ट हुआ नहीं पता रहेगा। नहीं, वैसा नहीं, हम लोग का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये तो मालूम रहेगा ना। ये तो मालूम है। नहीं, पर हम लोग का ही जर्नी नहीं मालूम, ऐसा भी हो सकता है। वो सोचो। मतलब कोई कनेक्ट, मतलब मैं एक जगह दो ट्रांसपोर्ट से जा रहा हूँ, मतलब एक कार से जा रहा हूँ फिर एक प्लेन से जा रहा दोनों आपको तो मालूम है ना कहाँ से चढ़े। हूँ। नहीं, बट कार इधर मिलेगा और फिर प्लेन का ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। देखो एग्जाम्पल, चलो, ओके, सीजन पास मतलब क्या? अभी समझो कि मैंने कल्याण से दादर का पास निकाला। अभी जरूरी नहीं है कि मेरे को रोज कल्याण से ही चढ़ना है। ओके, मैं अभी समझो मेरा लेक्चर कल्याण रहता है तो मैंने कल्याण का भी निकाल के रखा है उधर तक। लेकिन मैं रहता मुलुंड में तो मैं, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मुलुंड ही रहेगा हर बार, लेकिन कल्याण तक मैंने निकाल के रखा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कल्याण से चढ़ना ही है हमेशा। ओके, तो सीजन पास के केस में ऐसा हो सकता है कि मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम, या तो आज मालूम रहेगा पर ये पास तो 3 महीने का है, मेरे को 3 महीने में रोज का रोज थोड़ी कल्याण से चढ़ने का पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर ऐसा केस है जिसमें पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन आप लोग को नहीं मालूम, तो आप लोग को 12 2 लगा। 12 2 क्या था? हाँ, जनरल प्रोविजन। अनरजिस्टर्ड के केस में क्या था? हाँ, इंटरेस्ट है तो LOR, एड्रेस नहीं है तो LOS, बस वही आपको फॉलो करना है। समझ क्लियर? तो ये हो गया। उसका 12 10 सर्विसेज ऑन बोर्ड। ओके, 12 10 इट इज सर्विसेज ऑन बोर्ड। ओके, सर्विसेज ऑन बोर्ड मतलब क्या है? अगर समझो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेन से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और हम लोगों को सर्विस मिल रहा है। ओके, जैसे हम लोगों को खाना पीना मिला, ओके, या तो फिर हम लोग को कोई भी सर्विस ऑन बोर्ड सर्विसेज, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ओके, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या देखो, हम लोग का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। सर्विस गुड्स नहीं है, बेसिकली जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो। समझो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ओके, ये समझो इस तरीके से, ठीक है। हम लोग गुजरात से चढ़े, पर ये हम लोग को देखने का ही नहीं। ओके, महाराष्ट्र विल बी POS इवन इफ हम लोग गुजरात से चढ़ रहे, क्योंकि वो सर्विस तो अवेलेबल था महाराष्ट्र से। आप लोग गुजरात में चल रहे हो तो गुजरात में देख रहे हो, पॉइंट समझ में आएगा। तो यहाँ पर एकदम सिंपल है,
फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज पीओएस। हम्म, मतलब कि वो प्लेन का जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, आपका जर्नी कहाँ से शुरू हुआ ये नहीं, प्लेन का जर्नी कहाँ से शुरू। ओके, वो अपना बोर्डिंग पास पे लिखा रहे इसमें सब BOM गुजरात महाराष्ट्र से। तो अपना प्लेन का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपने को मालूम है, ठीक है। तो दैट विल बी पीओएस। समझो ऐसा प्लेन है, ओके, मुंबई दिल्ली एंड राजस्थान। हम लोग दिल्ली में चढ़े और सर्विस लिया, मूवी का सब्सक्रिप्शन लिया। ओके, प्लेन में वाले मूवी देखने को मिलता है, तो मूवी का सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने लिया दिल्ली में। सो व्हाट विल बिकम पीओएस, स्टिल मुंबई। समझा पॉइंट सब लोग, इसको लिखो। तो इधर जब भी रजिस्टर्ड पर्सन बोलते तो हर बार रेसिपिएंट ही बोलते हैं ना, रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन। Supplier एक is clause deemed to में be से। registered. सप्लायर को रजिस्टर। तो जब मैं पूरी सेक्शन 12 में लो अज्यूम करते हैं कि सप्लायर जो है वो तो रजिस्टर्ड है ही और हाँ, रेसिपिएंट पे ही होते हैं registered। Section 12(3) ना? 12(2). 12 जनरल।
फिर एक बार प्लेन में जा रहे हैं हम लोग मुंबई टू मुंबई टू विंजरा। तो फिर गुजरात रास्ते से प्लेन में कुछ भी खाया। प्लेन टॉकर वो भी ये पॉइंट ऑफ डिपार्चर में ही हो गए। हाँ, वो सर्विस है, रेस्टोरेंट जैसा। मैंने खाने कहा पीने का ट्राई सर्विस है, करके लेकिन पैकेज फूड अगर रहेगा ना तो गुड्स माना जाता है। मतलब हल्दीराम का पैकेट नहीं, गुड्स ऑन बोर्ड वाला सेक्शन वो रखते हैं। भी वो मजा पॉइंट ऑफ नहीं आया डिपार्चर से नहीं तो 10-1 ई लगता है, लोकेशन वेयर गुड्स आर लोडेड। कहाँ पे लोडिंग की, ओके। गुड्स रहेगा तो लोडिंग, सर्विस रहेगा तो फर्स्ट प्लेन पॉइंट ने ऑफ ड्राइंग खराब कर दिया प्लेन ड्रॉप करेंगे આ પ્લેન છે ઓલું ઓલું નથી લાગતું मैंने પેપર પ્લેન ફિલ્મર ડ્રોઈંગ બસ પેપર હું મને કર્યું જ બેજારો मैंने कट होगी थी तो कट कर दी तू भाई कोई ट्राई तो થઈ ગઈ अच्छा है कोई प्लेन में टायर लगा भी दे दो બટ કરવાની જરૂરત નથી આટલું ખાલી પ્લેસ પર ટાયર કામ કરવાનું કરી દે फन अरे नाम डॉट डॉट कर दीजिए आप फन ड्राइंग हो गई है मैंने टिकटॉक कर दीजिए કર મને રાજી પે કરી લે ને भाई आज अभी मुझे होते हैं मैसेज मैंने कहीं शामिल मुसड़ दाल दूसरे का कॉमर्स अभी इस मैसेज भाई कल भी आया था ना मैसेज फर्क पड़ा कुछ वो भी है फिश वेरी फिश फिश एक्चुअली भाई शायद कुछ बनाएंगे ठीक है भाई बता दो तो मैं वहां भेज रहा हूँ आज के लिए। थैंक्स भगवान आपका भला